युद्ध के मैदान में क्या सब कुछ जायज है? संयुक्त राष्ट्र ने इजराइल और रूस को यौन हिंसा के गंभीर आरोपों पर चेतावनी दी है, लेकिन इजरायली नेताओं ने अपने सैनिकों का बचाव करते हुए इन सभी कृत्यों को जायज ठहराया है। सवाल यह है कि क्या मानव अधिकारों का उल्लंघन युद्ध की आड़ में किया जा सकता है? क्या इसको स्वीकार कर सकते हैं? तो आइए इस खबर को गहराई से समझते हैं। संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने अपनी वार्षिक रिपोर्ट पेश की है और उसमें इजराइल और रूस को कड़ी चेतावनी दी और दोनों देशों के जो सशस्त्र बल पर जो यौन हिंसा के विश्वसनीय रूप से संदिग्ध पैटर्न के आरोप लगाए गए हैं। अगर ये कार्य जारी रहे तो इजराइल और रूस को अगले साल उन लिस्ट में शामिल किया जाएगा जो संघर्ष क्षेत्रों में बलात्कार, यौन हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराए जाते हैं। लेकिन क्या ये देश इन चेतावनियों को गंभीरता से लेंगे या फिर इस पर विचार करने की कोशिश करेंगे? अगर हम आज की सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखें, अभी तक देखें तो इजराइल ने किसी भी ऐसी चेतावनी को गंभीरता से कभी नहीं लिया है और अब तो रूस भी उनके साथ शामिल हो चुका है। चर्चा में क्यों है? हमने अभी देखा कि जो यूएन के चीफ हैं गुटेरेस, उन्होंने अपनी जो एक रिपोर्ट पेश की है उसमें इजराइल और रूस को चेतावनी दी है कि वो युद्ध की आड़ में वहाँ पर यौन शोषण जैसे कार्य किए जा रहे हैं। उनकी जो आर्मी है वहाँ पर वो जो है मतलब मानव अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं। अब देखिए, रिपोर्ट के अनुसार जो इजराइल पर जो रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट के अनुसार इजराइल में जो फिलिस्तीन कैदी हैं उनके खिलाफ जो SDE यानी कि सदे तेमान हिरासत केंद्र है, वहाँ पर उन पर कई जेल और एक सैन्य अड्डे पर यौन हिंसा की घटनाएं दर्ज की गई हैं। ये हिंसा का पैटर्न किस प्रकार का था? फिलिस्तीन कैदियों के खिलाफ कई इजराइल जेलें, हिरासत केंद्र, सैन्य अड्डे पर यौन हिंसा की घटनाओं में जननांग हिंसा यानी कि कैदियों के खिलाफ शारीरिक हमले किए गए, विशेष रूप से जननांगों पर। उसके अलावा कैदियों को अपमानित करने के लिए जबरन कपड़े उतारे गए और लंबे समय तक उनको नग्न रखा गया। शारीरिक मानसिक रूप से अपमानजनक तरीके से उनकी तलाशी ली गई। तो गुटेरेस ने इजराइल से इन कार्यों को तत्काल रोकने के लिए, इसकी स्वतंत्र जांच करने के लिए और यूएन जो निगरानी करता है उनको निर्बाध पहुंच देने की मांग की है। सवाल ये उठता है कि क्या इजराइल अब इन गंभीर आरोपों की जाँच करेगा या फिर अभी भी उनके द्वारा अनदेखा किया जाएगा? यहाँ पर आप पिक्चर्स के माध्यम से देख सकते हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा यौन हिंसा हो रही है। इसके बाद बात आती है रूस के खिलाफ, जो रूस पर आरोप लगे हैं। तो रूस के संदर्भ में यूएन ने यूक्रेनी युद्ध बंदियों के खिलाफ 50 आधिकारिक और 22 जो है अनौपचारिक हिरासत केंद्रों में यौन हिंसा की घटनाओं की पुष्टि की है, यानी कि वहाँ पर वेरिफिकेशन जांच की गई है और ये घटनाएं सच पाई गई हैं। इनमें जननांग हिंसा है, बिजली का झटका देना या फिर मारपीट करना और जबरन नग्नता शामिल है। गुटेरेस ने रूस के इस कार्यों की जांच करने के लिए रोकथाम करने की मांग की है। रूस ने अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है इस मामले पर। सवाल ये उठता है कि क्या रूस इन आरोपों को संबोधित करेगा या फिर अपनी ऐसे ही चुप्पी साध कर रहेगा? हालांकि ये मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, बिल्कुल ये शरेआम उल्लंघन किया जा रहा है मानव अधिकारों का। उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जा रहा है और वो भी एक युद्ध की आड़ में। इससे पहले अगर हम देखें जो खुलासे हुए हैं उससे पता चलता है कि गाजा के एक सबसे जो प्रमुख डॉक्टर की बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई, ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। ऐसा करने वाला वह अकेला नहीं है। तो नरक में मृत्यु, इजराइल द्वारा जेल में बंद फिलिस्तीनी चिकित्सकों का भाग्य, मतलब कि जो इजराइल ने जेल में बंद कर रखे फिलिस्तीनी लोगों को, वहाँ पर महिलाओं को भी पुरुषों को भी, उनका भाग्य जो है अब फिलिस्तीन के हाथ में अब इजराइल के हाथ में है। तो सब कुछ जायज़ है। ये इजरायली नेता के बयान है कि जो जंग है, युद्ध है, उसमें सब कुछ जायज़ है। इजराइल ये बयान देता है कि हम अपने जो वहाँ पर बंदी हैं, उनके जो इजरायली बंदी बनाए गए हैं हमास के द्वारा, वो उनको अपने लोगों की रक्षा करना उनका फ़र्ज़ है। तो उनके द्वारा यही लॉजिक दिया जा रहा है। एक फिलिस्तीनी कैदी के साथ क्रूर सामूहिक बलात्कार के मामले में 10 सैनिकों की गिरफ्तारी के बाद इजरायली समाज जो है वो विभाजित हो चुका है, यानी कि इजराइल भी अब 2 हिस्सों में बढ़ चुका है। जो कि एक हिस्सा ये है, एक ग्रुप ये चाहता है कि इन कार्यों को बिल्कुल सही ठहराता है, सही मानता है कि युद्ध में यौन हिंसा करना सब कुछ जायज़ है। दूसरा ग्रुप ये कहता है कि ये सब मानव अधिकारों का उल्लंघन है। इसके अलावा गाजा अस्पताल प्रमुख जो अबू सफिया, उसको इजरायली जेल में हिरासत में लेकर प्रताड़ित किया गया है।
ये एक वकील का बयान आया है जो 51 वर्षीय हुसैन अबू सफिया को दिसंबर में गाजा से इजरायली सेना में हिरासत में ले ली गए। यानी कि ये सिर्फ आज की अभी की बात नहीं है, ये जब से ये युद्ध शुरू हुआ है, इजराइल और फिलिस्तीन युद्ध, तब से लेकर ये हिंसा जो है लगातार बढ़ती जा रही है। इससे पहले हम देखें तो दिसंबर में भी ऐसी हिंसा के जो केस सामने देखे गए, मतलब मामले, बहुत सारे मामले ऐसे सामने आए हैं। गुलामों से भी कम जो युद्ध विराम के बावजूद इजराइल द्वारा हिरासत में लिए गए फिलिस्तीनी, यानी कि सीज फायर होने के बावजूद जो इजराइल है उसने फिलिस्तीनियों को अपने कब्जे में हिरासत में ले लिया और उनको बंदी बनाकर रखा है। हमास के साथ जो उनका मतलब कि युद्ध विराम की जो चर्चा चल रही है अभी, हालांकि पूरी तरह से सीज फायर नहीं हो पाया, अभी भी अगर सीज फायर हो भी जाता है उसके बाद भी यही लगता है कि इजराइल जो है वो ऐसे मामलों को जारी रखेगा। अब रूस पर यह सवाल उठता है, क्या रूस भी इजराइल के साथ मिलकर इन हिंसा को बढ़ावा देगा या फिर अपनी चुप्पी को खत्म करेगा। इसके बाद अगर हम मानव अधिकारों संगठनों की बात करें कि यूएन के द्वारा क्या क्या भूमिका है या फिर यूएन क्या कुछ कर सकता है इस मामले में। तो मानव अधिकारों ने क्या किया है, चेतावनी जारी कर दी है। जो गुटेरेस है उन्होंने इजराइल, रूस को अभी चेतावनी दी है कि अगर आप इन कार्यों को बंद नहीं करेंगे तो आपको एक ऐसी लिस्ट में शामिल किया जाएगा जिसमें मतलब कि जो लंबे समय से जो देश यौन हिंसा करते आ रहे हैं उनको इस लिस्ट में शामिल किया जाता है। इसके अलावा इजराइल के खिलाफ कार्रवाई करने का एक प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। उसके अलावा रूस के खिलाफ भी कार्रवाई चल रही है। रिपोर्टिंग एंड निगरानी की जा रही है लगातार कि कहीं ये मामले झूठ तो नहीं या फिर कहीं इनमें किसी भी देश को फंसाने की कोई साजिश तो नहीं है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये कहा है कि इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र के पर्यवेक्षकों की पहुंच देने से इनकार कर दिया, इसलिए उसके बलों द्वारा जो यौन हिंसा का पैटर्न है, ट्रेंड के बारे में निर्णय लेना चुनौतीपूर्ण है। उन्होंने इजराइल सरकार से उसके जो भी सैनिकों के द्वारा जो भी ऐसे कार्य किए जा रहे हैं, यौन हिंसा के सभी कृत्यों को तत्काल रोकने की आवश्यक कदम उठाने के लिए ये आग्रह किया है। उसके बाद यौन प्रजनन और अन्य लिंग आधारित हिंसा के आरोप लगाए गए हैं, जैसे कि हमने अभी देखा जो यौन उत्पीड़न किया जा रहा था। इसमें जो है मानवाधिकार संगठन जो है ह्यूमन राइट्स जिसमें आता है, एमनेस्टी इंटरनेशनल और जो इजराइल का ब'Tselem जैसे मानवाधिकार संगठन है, उन्होंने इस घटना को विस्तृत दस्तावेजीकरण किया है। उनके द्वारा मतलब कि इसके दस्तावेजी डॉक्यूमेंटेशन की जा रही इस पूरे मामले की। इसके अलावा जो इजरायली दूत हैं उन्होंने आरोपों को खारिज कर दिया है। उनके अकॉर्डिंग ये है कि जो एक इजराइल के दूत है, राजदूत है डैनी डैनन, उन्होंने कहा है कि ये सब झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, ये पक्षपातपूर्ण हैं। इजरायली राजदूत ने ये कह दिया कि संयुक्त राष्ट्र को हमास के चौंकाने वाले युद्ध अपराधों और यौन हिंसा के सभी बंधकों की रिहाई पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो इजराइल ये कहता है कि जो यूएन है उनको हमास की जो भी घटनाएं हमास के द्वारा की जा रही है उन पर ध्यान देना चाहिए। डैनर ने यह भी कहा है कि इजराइल अपने नागरिकों की रक्षा करने से पीछे नहीं हटेगा, अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार वो कार्य करना जारी रखेगा। रूसी सैनिकों पर भी दुर्व्यवहार की चिंता जताई जा रही है। रूसी सशस्त्र और जो सुरक्षा बल है उन्होंने भी इस युद्ध का या फिर ऐसी सिचुएशन का फायदा उठाकर वहां पर काफ़ी हिंसाजनक मामले सामने आए हैं। उन्होंने कहा है कि जो यूएन के चीफ हैं, रूसी अधिकारियों ने इस मामले पर उनके विशेष दूत से कोई बातचीत नहीं की है। यहाँ पर आप पिक्चर्स के माध्यम में देख सकते हैं, यहाँ पर लोगों के द्वारा काफ़ी लंबे समय से प्रोटेस्ट भी चल रहा है सीज फायर होने के लिए, लेकिन सीज फायर पूरी तरह से अगर हो भी जाता है फिर भी ये कार्य खत्म होने वाले नहीं है। अब देखिए मानव अधिकार संगठन क्या, मतलब मानव अधिकार संगठन कौन कौन से हैं, जिसमें ह्यूमन राइट्स वॉच है, एमनेस्टी इंटरनेशनल है, इंटरनेशनल कमेटी फॉर द रेड क्रॉस है। तो इन सभी के द्वारा डॉक्यूमेंटेशन कर दी गई है इन मामलों की, इन घटनाओं की। उनकी जो रिपोर्ट है यूएन की चेतावनी का आधार बनी है, यानी कि इनके द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है जिसके द्वारा यूएन ने चेतावनी दी है। ये संगठन स्वतंत्र जांच करते हैं, पीड़ितों के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब शक्तिशाली देश स्वतंत्र निगरानी को रोकते हैं। तो क्या ये संगठन अकेले बदलाव ला सकते हैं? सवाल ये उठता है कि इनके द्वारा बदलाव लाना संभव है या नहीं। मानवाधिकार संगठनों ने फिलिस्तीन कैदियों के खिलाफ यौन हिंसा, जननांग हिंसा, अपमानजनक व्यवहार की घटना का दस्तावेज किया।
जैसे कि ह्यूमन राइट्स वॉच और एमनेस्टी ने इजरायली हिरासत केंद्रों में कैदियों के साथ जो दुर्व्यवहार की कई रिपोर्टें उन्होंने पब्लिश की है, जिसके माध्यम से ये पूरी जांच जो है, ये पूरा मामला यूएन के सामने पहुंच पाया है। यूक्रेन में भी रूसी हिरासत केंद्रों में युद्ध बंदियों के खिलाफ जो यौन हिंसा यात्राओं की घटना को मानवाधिकार संगठनों को उजागर किया और इन संगठनों ने मामलों में स्वतंत्र जांच की मांग की जा रही है। अब अगर हम देखें कि यूएन ने मतलब यूएन जो है वो क्या कर सकता है, यूएन के पास क्या क्या पावर्स है। यूएन के पास कई विकल्प हैं। ये देश को नाम और शर्मिंदगी की सूची में भी शामिल कर सकते हैं। सबसे पहले निगरानी कर सकते हैं, रिपोर्टिंग की जा सकती है इनके द्वारा, फिर चेतावनी और जवाबदेही देनी होगी इनको, यानी कि ये चेतावनी दे सकते हैं और फिर बाकी देशों से जवाबदेही ले सकते हैं। सुरक्षा परिषद के माध्यम से कार्रवाई, यानी कि प्रस्ताव पारित करके किसी भी देश के खिलाफ कोई सी भी एक स्ट्रिक्ट मतलब कि सख्त कदम उठा सकते हैं। उसके बाद पीड़ितों का समर्थन, यूएन एजेंसियां जिसमें यूएन वुमेन एंड यूएनएचसीआर यौन हिंसा के पीड़ितों को चिकित्सा, मनोवैज्ञानिक और कानूनी सहायता प्रदान कर सकती हैं। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी को रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा देशों को नाम, जो भी ऐसे देश कार्य कर रहे हैं उनको नाम और शर्मिंदगी की सूची में शामिल किया जा सकता है। सुरक्षा परिषद के माध्यम से प्रतिबंध लगा सकते हैं। इंटरनेशनल जो कोर्ट है उसमें मामले को रेफर किया जा सकता है। लेकिन रूस की जो वीटो शक्ति है और इजराइल का जो स्वतंत्र जांच से इनकार यूएन की राह में एक रोड़ा है, यानी कि यूएन के सामने चुनौतियां भी आ रही हैं। अब देखिए, लेकिन रूस की जो वीटो शक्ति है, मान लीजिए यूएन ने कोई एक प्रस्ताव पारित करता है, उधर दूसरी तरफ रूस जो है परमानेंट मेंबर्स में है यूएन के, तो उसमें क्या होगा, वीटो शक्ति लगा सकता है। इसमें वीटो शक्ति इस प्रकार की कि अगर 5 मेंबर्स में से, यानी कि 5 कंट्रीज में से किसी एक कंट्री ने भी इस मामले को प्रस्ताव को पारित करने से मना कर दिया, तो वो कभी भी प्रस्ताव जो है पारित नहीं हो पाएगा। इसी तरह फिर प्रभुसत्ता बनी हुई है इन कंट्रीज़ की, जो ये है मतलब कि इजराइल है और दूसरी तरफ रूस है। तो अगर इन पर किसी भी प्रकार का कोई दबाव बनाया जाता है तो फिर इनकी प्रभुसत्ता को खतरा होगा, परिवर्तन की कमी होगी। इनकी सीमित पहुंच है, जो यूएन है वो उसकी एक पहुंच सीमित है, क्योंकि यूएन भी ऐसी कंट्रीज से मिलकर ही एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है। इसके अलावा राजनीतिक पक्षपात के आरोप भी लगाए जाते हैं यूएन पर। अब देखिए, क्या यूएन का ये जो दबाव है इन देशों को जवाबदेही के लिए मजबूर कर पाएगा? यूएन ने ये जो अभी उनको चेतावनी दी है, या फिर ये सिर्फ एक कागजी कार्रवाई बनकर रह जाएगा? क्या वहाँ पर लोगों को न्याय मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा? तो ये जो मामला है मानव अधिकारों के युद्ध के नियमों पर गंभीर सवाल उठाता है। और जब नेता यौन हिंसा जैसे कार्यों को जायज ठहराते हैं तो क्या पीड़ितों को कभी न्याय मिलेगा? अब सवाल उठता है कि क्या संयुक्त राष्ट्र का दबाव बदलाव ला सकता है, या यह सिर्फ एक चेतावनी और खबर बनकर रह जाएगा? तो हम इस पूरी कहानी पर या इस पूरी न्यूज़ पर नज़र रखेंगे। अगली खबर तक मिलते हैं दोस्तों हम अपनी नेक्स्ट न्यूज़ में, नेक्स्ट वीडियो अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।